क्लास 9th का एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी, उसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इस वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर का भारत का भौगोलिक स्थिति उसका टोटली क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, एक तरफ स्थल है और तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, कहने का मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला है उसको हम तट कहेंगे, या ख प्रायद्वीप कहेंगे, ग द्वीप कहेंगे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है ना? ये भारत है और भारत के पूर्व में जो यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, पूर्वी भाग में वो म्यांमार की सीमा को निर्धारित करता है, वो पर्वत का नाम क्या है? तो क है इसका ऑप्शन हिमाचल, ख पूर्वांचल और ग उत्तराखंड और घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्वांचल। ठीक है, क्योंकि पूर्वी सीमा में म्यांमार है पूर्वी भाग में, इसलिए पूर्वांचल। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या बोलते हैं? जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, है ना, यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट बनती थी, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, और यहाँ पे गोवा है, और गोवा के इस दक्षिण में स्थित, गोवा के दक्षिण में ये जो तट है, इस दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या बोलते थे? तो यहाँ पे क्या बोलते थे? तो भाई इसका ऑप्शन है क कोरोमंडल बोलते थे, ख कन्नर, ग कोंकण, या घ उत्तरी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पे कोरोमंडल, तो यहाँ पे उत्तरी सरकार, तो यहाँ पे इसको बोलते थे, है ना, पूर्वी तट पे कोंकण और कन्नर और कोरोमंडल तो होगा नहीं, तो यह क्या होगा? कन्नर होगा, क्योंकि गोवा के आसपास कन्नर ही है। ठीक है, अब आगे चौथी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है ना? दोस्तों ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट के यहाँ पे सर्वोच्च शिखर है, जिसको हम ये पूर्वी घाट है और यहाँ पे जो सर्वोच्च शिखर है उसको हाँ, तो इसका जो ऑप्शन क है उसमें है अन्नामुडी और ख महेंद्रगिरी, ग कंचनजुंगा और घ खासी। तो यहाँ पे जो है ये स्थित है महेंद्रगिरी। ठीक है, इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि भारत के प्रमुख भूभाग आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? यानी कि भारत के, जैसे हम आपको जब उसको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि भारत को कुल भौगोलिक क्षेत्र में, माने 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटे हैं और 6 भौगोलिक क्षेत्र से मिलकर ही हमारा भारत बना है। ठीक है, वो कौन सा है? तो भारत का जो भौगोलिक भू आकृति है उसको हिमालय पर्वत श्रृंखला के श्रेणी में बांटा गया है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन 6 भागों से मिलके ही हमारा जो भारत है अपने विविधता को दर्शाती है। ठीक है, अब अगली ओर चलते हैं। अगला है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण की क्रम में बताइए। तो हिमालय है, ठीक है, और हिमालय का जो है क्या बोला है कि प्रमुख तीन विभाग है, 1, 2 और 3 विभाग है। तो इसको नॉर्थ से ईस्ट में बताना है। ठीक है, कैसे बताना है? नॉर्थ टू साउथ बताना है। तो कैसे होगा? तो नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की क्रम में बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की क्रम में सबसे ऊपर
महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं इसको, ठीक है। ये महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री इसको बोलते हैं। फिर यहाँ जो बीच वाला है इसको निम्न हिमालय बोलते हैं या मध्य हिमालय बोलते हैं या हिमाचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर यह सबसे निचले जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक, ठीक है। अगला है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्याचल के पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार और मालवा का पठार वहाँ पे स्थित है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। अगली ओर चलते हैं। तो अगला है कि आज के कौन से महाद्वीप मतलब गोंडवाना लैंड से जो बना है, वो भी गोंडवाना लैंड से जो बना है ना। पहले तो हमारा भारत और हिमालय तो बना हुआ नहीं था, लेकिन बना कब, जब गोंडवाना लैंड जो हमारा था, जो है ना, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों को टकराने से जो बना, और वो आज के दिन में महाद्वीप 7 महाद्वीप में बटे हुए हैं, ठीक है। तो वह है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप, है ना, यानी कि भारत जो है एशिया के महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। अरब प्रायद्वीपीय, है ना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका द्वीप, ये सब क्या थे, गोंडवाना के भाग थे, है ना, गोंडवाना के ये भाग थे। अब अगला है कि भावर क्या होता है ना। तो भावर उत्तरी मैदान के भावर क्या होते हैं, तो भावर जो है उत्तरी मैदान का एक संकरा क्षेत्र है जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ों और पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से बना है, यानी कि ये शिवालिक है और शिवालिक से जो कुछ भी नदियाँ निकल रही हैं, है ना, और इसके जो तलछटी क्षेत्र है, ये इसी को भाबर बोलते हैं, क्योंकि ये संकरा क्षेत्र होता है और नदी की धारा आती रहती है और इसके साथ कंकर पत्थर, इस धारा के साथ कंकर पत्थर आती रहती है और यही भाबर कहलाता है, ठीक है। अगला है कि भारत के उन द्वीप का नाम बताना है कि जो प्रभाल भित्ति के बना हुआ है, मतलब प्रभाल भित्ति के हैं। तो भारत का द्वीप का नाम है क्या, लक्षद्वीप, जो ये प्रभाल भित्ति से बना है, ठीक है। ये प्रभाल भित्ति का है, ये है लक्षद्वीप, ठीक है। अगला है कि इसका जो महान हिमालय है, ठीक है, जो सबसे ऊपर जिसको हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, तो महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानी होती है और दर्रा होता है, ठीक है। तो इसके नाम क्या है, तो हिमानी का नाम जो है, हिमानी का नाम वो है गंगोत्री, हिमानी का नाम गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, खड़ग, सतोपंथी, कामेत, मिलन, पिंडारी, ठीक है। ये हुआ हिमानी का नाम, ये हिमानी का नाम। अब है दर्रा का नाम, क्या है, दर्रा का नाम। तो दर्रा का नाम कौन है, तो खुंजेराव दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और दिहांग दर्रा, बोमाडी ला दर्रा, ठीक है। तो ये सब जो है हिमानी और दर्रा, ये महान हिमालय में पाए जाने वाली है, ठीक है, पाई जाती है। अगला है कि इसमें अंतर स्पष्ट करना है कि अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट जो निम्न मतलब जो निम्न नीचे दी गई हुई है 3 बिंदु क ख ग में, उनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका पहला है अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय माने भूगर्भीय प्लेट। तो भूगर्भीय प्लेट, अपसारी भूगर्भीय प्लेट और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट, ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका जो है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। मतलब एक प्लेट यहाँ है और दूसरा प्लेट यहाँ है, ये दोनों क्या होता है, ये दूर चली जाती है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, दूर चली जाती हैं, इसको अपसारी भूगर्भीय प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जब प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाती है, अब यही प्लेट अगर इसके करीब आ जाती है, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, ठीक है, तो एक दूसरे के करीब आएगी तो वो अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है, ठीक है।
दूर जाने की स्थिति में कोई भी प्लेट क्या होता है, टकराती नहीं है, टूटती नहीं है, टुकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि दूर जाती है तो टकराएगी नहीं, ठीक है। लेकिन वही जब एक दूसरे के पास आती है अभिसारी, तो वो क्या होती है, टकराती है और टकराने के बाद टुकड़ों में बट जाती है, ठीक है। तो अभिसारी प्लेट के कारण यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, टकराती है और बट जाती है, ये कौन सी प्लेट, तो अभिसारी प्लेट। और टकराती है और नहीं टूटती है, वो कौन सी है, तो है अपसारी प्लेट, ठीक है। तो अब अपसारी प्लेट के कारण भूपटल पर दरार पड़ जाती है। अब यहाँ पे है कि भूपटल पे क्या होता है, दरार पड़ जाती है, वो किसके कारण, अपसारी प्लेट के कारण। और अभिसारी प्लेट के कारण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जैसा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ हुआ। ये अभिसारी प्लेट थे, इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट जब आपस में टकराए तो क्या हुआ, मुड़ गए और मुड़ते मुड़ते ऊपर उठ गए और हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये अभिसारी प्लेट हुआ। तो अभिसारी और अपसारी इन दोनों प्लेटों में आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अपसारी भूगर्भीय प्लेट वो होता है जो एक दूसरे से दूर जाता है, ठीक है। अपसारी प्लेट वो होता है जो एक दूसरे से दूर जाता है, वो टकराती नहीं है और भूपटल पर दरार पड़ जाती है, ठीक है। और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट वो होती है जो एक दूसरे से दूर नहीं जाती बल्कि क्या होती है, करीब आती है। जब भी कोई करीब आएगी तो क्या होगा, वो टकराएगी तो मतलब टुकड़ों में बट जाएगी और वो उसके कारण अभिसारी प्लेट के कारण क्या होता है, मोड़ पड़ जाता है, ठीक है, मोड़ पड़ जाता है। आगे अब देखेंगे भांगर और खादर में क्या अंतर है। तो भांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। ये उत्तरी विशाल मैदान में विशालतम भाग को बनाती है, ठीक है। उत्तरी मैदान जो है उसको बनाती है, उसको भांगर बोलते हैं, ठीक। और खादर वही होता है जो बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपण, हाँ, जिसका निर्माण होता है। मतलब कहने सीधा सा मतलब है कि भांगर उसको बोलते हैं जो पुराने मिट्टी है, ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी है। और खादर उसको बोलते हैं जो बाढ़ द्वारा जो नए नए मिट्टी मैदान में लाए जाते हैं, उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। भांगर वो होता है जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर होता है। भांगर ये होता है जैसे कि नदी तो होता है लेकिन बाढ़ वाले मैदान में नहीं होता है, ये उससे ऊपर होता है, यहाँ तक बाढ़ नहीं पहुँचती है, ठीक है। और खादर वो होता है जो नदी के निचले हिस्से स्थित है, ठीक है, नदी के निचले हिस्से में स्थित होते हैं। इसको दलदली क्षेत्र दलदली भी बोला जाता है। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। भांगर जो है वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। और खादर क्या करती है कि मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है, ठीक है। खादर मृदा में क्या होता है, कंकर पाया जाता है, ठीक है। खादर मृदा में कंकर पाया जाता है। भांगर जो होता है कम उपजाऊ होता है, लेकिन वहीं पे खादर की बात करें तो वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। यही आपको खादर और भांगर में अंतर स्पष्ट हुआ। कहने का मतलब भांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टी का पुरानी भाग है, ठीक है। यह जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है ना, बाढ़ आने से ये बहुत ऊपर होती है, ठीक है, मैदान के। ये वेदिका जैसी आकृति बनाती है, कम उपजाऊ होती है। ये भांगर का प्रकृति हो गया। खादर का हो गया कि ये बाढ़ वाले मैदान में नए युवा निक्षेप जिनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, ठीक है। मतलब ये बाढ़ और ये जो है नदी के निचले हिस्से में स्थित होते हैं, इसको दलदली भी बोलते हैं। इस मृदा में खादर मृदा में क्या होता है, कंकर पाया जाता है और ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। बस यही खास कुछ अंतर नहीं है, बस इतना ही है भांगर और खादर में अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है दोस्तों। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देखिए तो दक्षिण के पठार के पश्चिम सिरे पर स्थित है। पश्चिमी घाट कहाँ पे स्थित है, तो अगर पहले स्थिति की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है दक्षिण के पठार, है ना, दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ये पश्चिमी सिरे पर स्थित है, ठीक है। और वही पूर्वी की बात करें तो ये दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है ना। बात इतना ही सिर्फ है कि एक है तो दक्षिण के पठार के सिरे पे ही, लेकिन एक है पश्चिम में और एक है पूरब में, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करें तो सतत है और केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। पश्चिमी घाट को केवल दर्रा के द्वारा ही पार किया जाता है और पूर्वी घाट सतत नहीं है ना, ये अनियमित है और ये बंगाल
की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। बंगाल में जितनी भी नदियाँ गिरती है उसको पूर्वी घाट को क्या करती है, काटती है। ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा होता है और ना उसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर होती है। और पश्चिमी घाट जो है और पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा छोटी होती है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर ही होती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। पश्चिमी घाट पश्चिमी सिरे पर स्थित है, पूर्वी घाट पूर्वी सिरे पर स्थित है। किसके, दक्षिण पठार के। ठीक है, दक्षिण पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट सतत होती है, केवल दर्रा द्वारा ही पार किया जाता है। पूर्वी घाट सतत नहीं होती है, ये अनियमित होते हैं और इनके बंगाल की खाड़ी में जितने भी नदियाँ गिरती हैं उन सभी नदियाँ ने इनको क्या कर दिया है, काट दिया है। इसीलिए ये सतत नहीं होती है, अनियमित होती है। ठीक है, पूर्वी घाट पूर्वी घाटी के जो अपेक्षा है पश्चिमी घाट क्या होता है, ऊंचा होता है। पश्चिमी घाट जो है ऊंचे होते हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा। ठीक है, और पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा छोटे होते हैं और इनकी ऊंचाई 600 मीटर होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है, जैसा कि हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों होता है पर्वतीय वर्षा, तो ढाल पर जो है आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण ये पर्वतीय वर्षा होती है। और पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में ज़्यादातर ठंड के मौसम के समय में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा प्राप्त करती है। और पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ पे क्या होता है, कम वर्षा होता है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम वर्षा होता है। जितना पश्चिमी घाट में वर्षा होगी उससे कम ही पूर्वी घाट में वर्षा होगी। पश्चिमी घाट की जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, और पूर्वी घाट की मिट्टी जो होती है पश्चिमी घाट की मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। एक बार और मैं क्लियर करा देती हूँ कि दक्षिण पठार जो है, दक्षिण पठार के सिरे पर ही दोनों घाट स्थित है। एक है पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट सतत होती है, वो सिर्फ दर्रा के द्वारा ही पार किया जाता है। पूर्वी घाट सतत नहीं होती है, अनियमित होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं उनको क्या करती है, काट देती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, लेकिन पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम होती है। इनकी केवल औसत ऊंचाई 600 मीटर ही होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पूर्वी घाट में पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। इनका जो है वर्षा ठंड के मौसम में ज़्यादातर उत्तर पूर्वी मानसून होती है उस समय होती है। ठीक है, और कम होती है। पश्चिमी घाट में जितनी वर्षा होती है उतनी नहीं होती है पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के जो मिट्टी होते हैं वो उपजाऊ होते हैं ज़्यादा, लेकिन पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में क्या अंतर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि भूगर्भीय रूप से युवा और बनावटी दृष्टिकोण से ये बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्षेत्र जो है ये बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये किस रूप से, तो बनावट के रूप से और भूगर्भीय रूप से ये जो है पर्वतीय श्रृंखला, पर्वत का जो है बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है वो गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण हुआ था। ठीक है, गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण हुआ था और पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये दोनों में आपको क्लियर हुआ कि हिमालय क्षेत्र जो है ये भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत की ये श्रृंखला है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो गोंडवाना लैंड की टूटने के कारण हुआ था। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला में ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तेज बहने वाली हवा नदियाँ होती है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला में ऊंची शिखर, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में ऊंची शिखर होते हैं, गहरी घाटियां होती है, तेज बहने वाली नदियां होती है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इस पठार में चौड़ी और छिछली घाटियां होती है। ठीक है, इसमें ऊंचे होते हैं लेकिन इसमें चौड़ी चौड़ी घाटी होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, छिछले होते हैं, गोलाकार पहाड़ी होती है। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र बारहमासी नदियों का उद्गम स्थल है ना। हिमालय क्षेत्र में 12 मास
नदी का जो है उद्गम स्थल है, 12 मास यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इस क्षेत्र में वर्षा पर आधारित मौसमी नदियों का उद्भव होता है। जब वर्षा होता है तभी नदियाँ में पानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर। ठीक है, और इसका बात करें श्रृंखला आई और आकार घाटियाँ यू आकार की होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में खंडित और दरारों और वाली घाटियाँ तथा द्रोण होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है खंडित और दरारों वाली घाटियाँ का द्रोण होता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में भूगर्भिक वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र जो है क्या है, एक अस्थिर भाग है और प्रायद्वीपीय पठार जो है ये स्थिर भाग है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको क्लियर करा देती हूँ कि हिमालय जो है वो बलित पर्वत श्रृंखला है, मतलब बलित पर्वत श्रृंखला का भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ। हिमालय क्षेत्र में गहरी घाटी और ऊंचे शिखर और तेज बहने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय में क्या होता है, यहाँ पे चौड़ी और छिछली घाटी होती है, गोलाकार पहाड़ी होती है। हिमालय क्षेत्र में होता है कि 12 मास यहाँ पे नदी का उद्गम होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय में सिर्फ वर्षा के मौसम में ही आपको ये नदियों का उद्गम देखने को मिलेगा। इसकी जो आकार होती है घाटी का श्रृंखला की आई की तरह होती है आकार, और घाटी का यू की आकार की होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में दरार पड़ जाती हैं, दरारों वाली घाटियाँ और द्रोण मिलते हैं। ठीक है, और हिमालय क्षेत्र में जो है भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार ये पर्वत अस्थिर होते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में ये स्थिर भाग होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं कि बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, है ना। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अब प्लेट जो है अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, है ना, यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट के बीच स्थित टेथिस अभिनति के अवसाद चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। ठीक है, मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो है गोंडवाना, ये जो है आपस में टकराई और एक टेथिस सागर थी वहाँ पे, वो भू अभिनति के अवसाद जो चट्टान थे वो बलित हो गया, बलित होकर हिमालय का रूप ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है कि भारत का उत्तरी मैदान कैसा है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान की अगर बात करें हम, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां से बना है। ठीक है, 3 प्रमुख नदियां से बना है। वो कौन है, तो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। इनकी सहायक नदी से बना है। उत्तरी मैदान जो है भारत का वो किससे बना है, तो 3 प्रमुख नदी है, वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसके सहायक नदी इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मैं बताई हूँ कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनके सहायक नदी सभी के बारे में मैं अच्छे से चर्चा करी हूँ। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, मतलब ये उत्तरी मैदान जो है ये जलोढ़ मृदा से बना है, और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद के स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, मतलब वो जमा होते गया। ठीक है, जिससे उस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ जो उपजाऊ है। यह जो है क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, इसके क्षेत्रफल है, और 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटते हैं। ठीक है, 3 उपवर्गों में बांटते हैं, ये भी आपको मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। वो है पंजाब का मैदान, है ना, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता पूरा भारत में ही विविधता पाई जाती है। ठीक है, आकृति जो है विभिन्नता के आधार पर मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये था कि किसके मैदान, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भाग में 3
उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। यहाँ है आकृति की विभिन्नता के आधार पर 4 वर्ग में बांटा जाता है। वो कौन है? तभावर, तराई, भांगर और खादर। तो आपने अभी भांगर और खादर के बीच की अंतर को स्पष्ट इससे पीछे आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि इसको टिप्पणी करना है किसके बारे में? तो मध्य हिमालय के बारे में। क्या होता है मध्य हिमालय? इसके बारे में टिप्पणी करना है। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये जो है मध्य हिमालय, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक कहाँ है? तो असम में है। इस श्रृंखला का जो निर्माण है अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तन के शैल से हुआ है। इसकी ऊंचाई औसत कितना है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है और चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर पर है। सब और पीर पंजाल जो है श्रृंखला, धौलाधर और एवं महाभारत श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये किसका? मध्य हिमालय का। ठीक है, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इसी क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये सभी चीज़ें आपको इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कराई हूँ। जब हम मध्य हिमालय पढ़ा रहे थे तब वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा एक बार प्लीज़, तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। और मानिए जैसे कि ये पूरा आपको क्वेश्चन याद ही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगला है मध्य उच्च भूमि। उच्च भूमि के भी बारे में हम बात कर रहे थे कि उच्च भूमि है ना, उच्च भूमि। अब यहाँ पे है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण के मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। कौन? तो मध्य उच्च भूमि। ठीक है, इस क्षेत्र में बहने वाली नदी जो है वो चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। उन्हें कहने का मतलब ये सारी नदियाँ। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण हो जाती है। ठीक है, और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको हम बताई हैं। और इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाही छोटा सा नागपुर पठार दर्शाता है। ये सारी बातें आपको इससे पिछले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ 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 आप जाके वहाँ पे देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो और यहाँ अच्छे से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे है भारत के द्वीप समूह, है ना, भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप समूह के बारे में भी हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताई हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। ठीक है, भारत में 2 हैं मुख्य द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप समूह और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, केरल के मालवा तट के पास जो द्वीप समूह है उसको हम लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, और द्वीपों का यह जो समूह छोटे प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, कौन? ये लक्षद्वीप समूह। पहले इनको लकाद्वीप या मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जानते थे। किसको? लक्षद्वीप को जानते थे मिनिकॉय, एमिन द्वीप या लकाद्वीप के नाम से जानते थे। और यह जो है 32 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जो राजधानी कवारती है, प्रशासनिक मुख्यालय है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण में की तरफ फैले द्वीप की एक श्रृंखला है। यह द्वीप जो है ये बड़े आकार में है, माने कि आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह 2 भाग में बट जाता है ना, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह के। यह द्वीप समूह निम्नजित पर्वत श्रेणी के शिखर है। ये जो द्वीप समूह है निम्नजित पर्वत श्रेणी है उसके शिखर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को बताना है कि पर्वत शिखर बताना है कि K2 जो है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अनामुड़ी कहाँ पे है। देखिए आपको K2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, और फिर नंगा पर्वत यहाँ है आपको देखने को मिलेगा, फिर से कंचनजंगा है और फिर अनामुड़ी है। तो अनामुड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
उसी प्रकार से पठार है, शिलांग का पठार है ना, छोटा नागपुर पठार, मालवा तथा बुंदेलखंड आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मालवा पठार, बुंदेलखंड है ना, छोटा नागपुर का पठार, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा, ये सब आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आगे है इसका देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए भारत में जो यहाँ पे कंचनजंगाओं के बारे में बात करे थे, तो कंचनजंगा कहाँ पे है, तो कंचनजंगा सिक्किम में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नंदा देवी जो पर्वत है उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। और कामित पर्वत जो है श्रृंगला उत्तराखंड में है। नामचा बरवा जो है वो असम में पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि आप एटलस निकाल के देखेंगे तो एक है बहुत ही मशहूर नाम है मसूरी, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। मसूरी, नैनीताल जो ये भी उत्तराखंड में है, और वाराणसी ये भी उत्तराखंड में। ये तीनों जो है बहुत ही जाने माने शहर है और नाम है। जो ये तीनों कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो तीनों का तीनों कहाँ पे, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे है और लास्ट है कि हिमालय की में पाई जाने वाली हिमानी है, ये आपको तो मैं बता ही दी हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार फिर से बोलती हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसमें कहीं भी आपको डाउट हो, किसी भी बातों में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो। और जितने भी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताई हूँ, उससे पहले उसका पूरा एनालिसिस चैप्टर मैं आपको बताई हूँ। उस वीडियो को आप जाके प्लीज़ देखें, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। सो थैंक यू इतना वीडियो आप लोग देखने के लिए। और प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक